Okay. So, Jai Hind, very good morning, students. Those who are seeing me for the first time, I suppose none of you, but those who are seeing me for the first time, my name is C. Ankit Lilha, and I'll be teaching you financial management from today for CS Executive. ये जो अपनी बैच स्टार्ट हो रही है, दिस विल बी मोर वैलिड फॉर योर जून 2021 अटेम्प्ट एज वेल एज दिसंबर 2021 अटेम्प्ट. जून 2021 एंड दिसंबर 2021 दोनों ही अटेम्प्ट्स के लिए ज़्यादा वैलिड है. इसके बाद में भी अगर कोर्स में बदलाव नहीं आता है तो इट कैन रिमेन द सेम. अगर बदलाव आता है तो फिर अमेंडमेंट्स होते हैं इसके अंदर में. हालांकि एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका पेपर है, एक्चुअली इसके अंदर में आप लोगों को मालूम होगा कि देयर आर टू पार्ट्स इन इट. देयर आर टू पार्ट्स इन इट. एक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. दो पार्ट्स हैं इसके अंदर में. ठीक है, ये आपकी ग्रुप 2 का एक पेपर है. इसके अंदर में जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है दैट इज ऑफ 40 मार्क्स. तो ये आपके दो अलग अलग हिस्से हो गए. हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला हिस्सा पढ़ाने वाले हैं. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में होता है कि सर ये डिफिकल्ट है, हमने सुना है इसके अंदर में न्यूमेरिकल ज्यादा है या फिर ऐसा कुछ है. तो हम आपको बता दें कि इट इज वेरी इजी. हम लोग कैसे करके पढ़ेंगे, क्या अपना पैटर्न होगा, कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, कब तक में हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे, ये सारी बातें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अपनी क्लासेस का जो शेड्यूल होगा इट विल बी डेली एक्सेप्ट ऑन संडेज फ्रॉम 10 AM टू 12 PM. तो यूजुअली इट विल बी अ 2 hour क्लास. कभी 10 मिनट कम, कभी 10 मिनट ज्यादा, वैसे हो सकता है. फिर इसके बाद आपका जो क्लास एफएम का है इट विल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 35 क्लासेस. लगभग 35 क्लासेस के अंदर में अपना ओवर हो जाएगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको एक बुक प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, इस बुक के अंदर में बेसिकली हमने थ्योरी भी इंक्लूड कर दी है. आपके मॉड्यूल से जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है, एज वेल एज इसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर दिए गए. तो दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ वर्क बुक रादर देन. हम लोग इससे क्लास में पढ़ाई बहुत कम करेंगे. ठीक है, लेकिन इससे जब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तब करेंगे, और जब आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना होगा तो फिर आप इसकी थ्योरी रीड कर सकते हैं. बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड. हम आपको ज्यादातर चीजें आपकी एक नोटबुक के अंदर में लिखवाएंगे. तो आई एम मोर ऑफ अ टीचर जो कि अपने नोट्स बनाना ज्यादा प्रेफर करता है. तो हम लोग अपने नोट्स के अंदर में ज्यादा चीजों को लिखेंगे, क्योंकि बुक में जितना भी लिखा जाए वो हमेशा बुकिश लैंग्वेज होती है. हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजों को ड्राफ्ट करेंगे और फिर उसको लिखेंगे. ठीक है, तो आपके पास में एक सेपरेट नोट्स कॉपी जरूर से होनी चाहिए जिसमें आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नोट्स को प्रिपेयर करेंगे. ये नोट्स की कॉपी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. ठीक है, मेरे साथ में कुछ फेस टू फेस ऑडियंस भी है और कुछ लाइव ऑडियंस भी है. जो लोग रिकॉर्डेड करेंगे वो हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द चैट सेक्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन, या फिर अदर मींस जो भी अपने फ्रेंचाइजी में कर रहे हैं वो भी अपने चैट सेक्शन के थ्रू या फिर हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू वो भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. तो अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर स्टार्ट किया जाए. एवरीबडी से यस. आप लोगों को विजिबिलिटी है पूरी प्रॉपर. आज की क्लास के लिए हमने एक मैसेज ड्रॉप कराया था कि कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास में रहे तो बहुत अच्छा है, बट आई कैन सी कि बहुत से लोगों के पास में कैलकुलेटर नहीं है. नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू. कोशिश करिएगा कि आपके पास में नेक्स्ट क्लास से ये चीजें जरूर से होनी चाहिए कि आपकी नोट्स की कॉपी होनी चाहिए और एक आपके पास में कैलकुलेटर होना चाहिए जरूर से. जो कैलकुलेटर हो उसके अंदर में आपको इंश्योर करना है कि एक जीटी का बटन होता है विच स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल. तो वो जीटी का बटन आपके कैलसी में जरूर से होना चाहिए. आई सजेस्ट कि आप सिटीजन का या ऑरपैट का
अगर कैलसी लेते हैं, यकीन मानिए हमने इन कंपनी से कुछ पैसा नहीं खाया है, लेकिन सिटीजन या और पैट का अगर लेते हैं तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि कैशियो का ज्यादा अच्छे से अवेलेबल रहता है, हमको मालूम है, लेकिन कैशियो के कैलसी से पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी है कि उसमें कुछ ट्रिक्स मेरे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिटीजन या ऑरपैट वाले कैलसीज में इसमें खास करके एक मॉडल आता है CT 512, छोटा सस्ता टिकाऊ एक मॉडल है, इसको भी आप ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज अपनी फर्स्ट क्लास है। आपको हम पहले कुछ ओवरव्यू बता दें कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन टोटल आपके अराउंड 6 चैप्टर्स हैं, और हम इनको किस सीक्वेंस में कवर अप करेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। द फर्स्ट चैप्टर विल बी 7। द फर्स्ट चैप्टर विल बी कैपिटल बजटिंग, इनफैक्ट इससे भी पहले हम आपकी शुरुआत की 2 क्लासेस बेसिक्स में ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग 2 क्लासेस में केवल कैलकुलेशन करना सीखेंगे, थोड़े बहुत ट्रिक्स सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देन वी विल कम टू कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट डिविडेंड पॉलिसी, कि हमें डिविडेंड कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देन वी विल कम अपॉन प्रोजेक्ट फाइनेंस, जो कि एक थियरी चैप्टर है। इसके बाद होगा अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड देन एट लास्ट फिर से कुछ थियरी होगी, जो कि हमको अपने मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखें तो फिर फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। लास्टली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। आप इसको एक बार अपनी कॉपी के फ्रंट में नोट कर सकते हैं। आप इसको एक बार अपनी कॉपी के फ्रंट में नोट कर सकते हैं कि हम लोगों के ये चैप्टर्स है जिसकी हमको तैयारी करनी होगी। बेसिक्स को अगर हम कैपिटल बजटिंग में इंक्लूड कर दें तो ये अपने चैप्टर्स है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, सिक्योरिटी एनालिसिस, आई हैव मिस्ड वन चैप्टर, सिक्योरिटी एनालिसिस, सो इट मेक्स इट 8। तो these will be the chapters which we'll be going to study। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ में। जब हो जाए तो बताना डन। चलो, ओके, डन एवरीबॉडी। सुनिए, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं बेसिक्स में, उसे हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक ऑल्सो, आइए समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू ऑल? बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या समझते हैं, या फाइनेंस का मतलब क्या समझते हैं? अगर हम कहें कि आपके पास में फाइनेंस है, या फिर यू आर लुकिंग फॉर फाइनेंस, तो बेसिकली इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सोर्स ऑफ फंड्स, व्हाट इज एग्जैक्टली फाइनेंस?
फाइनेंस इज सोर्स ऑफ फंड्स, हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है। तो इन जनरल जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक टर्म आता है बिजनेस फाइनेंस, और हम लोग उसमें कहते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ट्रेडिशनली अगर पहले के समय का देखा जाए तो फिर काफी समय पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब यही होता था कि पैसा हमें कहां से अरेंज करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली मींट सोर्स ऑफ फंड्स, लेकिन समय के साथ में चीजें बदली और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली दो एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, मैनेजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स एंड इट्स एप्लीकेशन, कहां से पैसा लेना है और कहां पैसा लगाना है। वंस अगेन, कहां से पैसा लेना है और कहां लगाना है, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड एंड इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन, हमें कहां से पैसा लेना है। हमारे पास पैसा लेने के कई ऑप्शंस हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो पैसा कहां से रेज किया जाए और कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करने के भी हमारे पास में कई ऑप्शंस हो सकते हैं, हमारे पास कई तरीके के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे पास में अगर जैसे इन्वेस्टमेंट अगर हमको से फॉर एग्जांपल स्टॉक में करना है तो स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती है। सो इट बेसिकली इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स। लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन, selecting the appropriate source of funds and its optimum यूटिलाइजेशन। तो एक सोर्स ऑफ फंड को सेलेक्ट करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखना, ये हमारी दो चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, डन। चलो, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरीके के डिसीजंस हैं जो कि इंक्लूड होते हैं। पूरे एफएम में हम लोग तीन तरीके के डिसीजंस लेते हैं। कौन से तीन तरीके के डिसीजंस लेते हैं? एफएम इंक्लूड्स थ्री मेजर डिसीजंस। तीन बड़े बड़े डिसीजंस हैं जो कि हमको इसमें लेने होते हैं। ये तीन डिसीजंस कौन कौन से हैं? दे आर, नंबर वन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लिखने के नीचे आप थोड़ी स्पेस छोड़ना, दो तीन लाइंस की, ठीक है। नंबर टू, फाइनेंसिंग डिसीजन। अगेन आप इसमें दो तीन लाइन की स्पेस छोड़िएगा। नंबर थ्री, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरीके के डिसीजंस आते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है फाइनेंसिंग और एक होता है डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या होता है कि हमको कहां पे पैसा लगाना है, या कहीं पे पैसा लगाना भी है या नहीं लगाना है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ हम एफडी में पैसा डाल सकते हैं, दूसरी तरफ हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी और दूसरे स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, हम स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं। हमारे पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, तो हम कौन से ऑप्शन को यूज करें, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो नंबर वन इज क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके का हो सकता है, एक हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, दूसरा हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किसमें होता है? किसमें हम एक इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देते हैं जो कि हमारा हमेशा के लिए रहेगा, हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दो तरीके के एसेट्स में कर सकते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स, या जिसको हम लोग नॉन करंट और करंट बुलाते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनटू फिक्स्ड एसेट्स तो वो लंबे समय के लिए है, यस और नो।
और अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करंट असेट्स में जैसे स्टॉक पे, तो स्टॉक बेच के हम खाली हो जाएंगे। डेटर्स, डेटर से पैसा हमको मिल जाएगा। कैश, कैश तो ऑलरेडी कैश है, तो उसको हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म का, कि आज हमने पैसा लगा दिया तो अब हम उसको वापस से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो देयर कैन बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और देयर मे बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो किस में होता है? फिक्स्ड एसेट्स में। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो किस में होता है? करंट एसेट्स में। वो होता है इन करंट एसेट्स। आई सपोज यू हैव रिकनेक्टेड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन द लाइव सेशन? प्लीज कंफर्म। आप लोग नोट कर पा रहे हैं? आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली? तो देयर कैन बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और देयर में बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म होता है फिक्स्ड एसेट्स में होता है और जो शॉर्ट टर्म होता है वो करंट एसेट्स में होता है। ये जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं इसको? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर आपको स्पेस की कोई इश्यू हो तो फिर आप नीचे इसको दोबारा से बना सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग करते हैं इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल बेसिकली मतलब ही होता है करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? हालांकि आपने सीखा है उसको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कहते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे कि जनरली इट इज करंट एसेट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि हमें पैसा कहां पे लगाना है, या कहीं पे लगाना भी है या नहीं लगाना है, हम उससे इनफ रिटर्न जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर जितना रिटर्न हमको चाहिए हम उतना नहीं कर पाएंगे तो पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरा होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है। क्या आप लोग को मालूम है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहां कहां से रेज कर सकते हैं? जैसे एप्लीकेशन ऑफ फंड दो तरीके के लिए हो रहा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कहां पे हो रहा है? फिक्स्ड एसेट्स। शॉर्ट टर्म कहां पे हो रहा है? करंट एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हो सकता है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये बताओ। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, क्या हम अपना पैसा लगाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कि हम आज लगाएं पैसा फिर निकाल लेंगे? हम जो अपना पैसा लगाते हैं एक कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे क्या कहते हैं? इक्विटी। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। जो हमारे अपने फंड्स इन्वेस्टेड होते हैं बिजनेस में, हम लोग उसी को बुलाते हैं ना इक्विटी। और वो जो इक्विटी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। या अगर हम से फॉर एग्जांपल डिबेंचर ले रहे हैं तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? हे भगवान, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ना, हम लोग शॉक दे देते हो कभी। वो भी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो फिर इक्विटी हो गया, डिबेंचर हो गया, लंबे समय का बैंक लोन हो गया, तो दे आर ऑल फॉर लॉन्ग टर्म। अब जनरली ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है it generally is concerned with long term sources of finance, और इसी के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने चैप्टर्स का नाम लिखा था, उसमें आपको ये चैप्टर्स दिखाई दिए थे। कौन कौन से? कैपिटल बजटिंग दिखाई दिया था, जिसमें हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करके करना है, करना भी है या नहीं करना है। हमने वर्किंग कैपिटल डिसीजन लिखा था, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर करंट एसेट्स में जो पैसा लगाना है, जैसे स्टॉक मेंटेन करना है, तो बताइए ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना चाहिए या कम स्टॉक मेंटेन करना चाहिए?
ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना चाहिए? जैसे अगर से फॉर एग्जांपल हमारी दुकान है, आप में से किसी की शॉप होगी, किसकी, आपकी शॉप है किस चीज की? पेंट की है। तो आप पेंट का ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पसंद करेंगे या कम से कम? ज्यादा स्टॉक? एनी वन ऑफ यू इन द चैट सेक्शन वुड लाइक टू आंसर कि ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना चाहिए या कम? अगर आप अपने पास में ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर लें लेकिन उतनी डिमांड ना हो तो क्या दिक्कत होगी? एवरीबॉडी सेइंग ज्यादा। तो हाँ, जितनी डिमांड होगी तो हम पहले से प्रेडिक्ट करके बैठे हैं, कस्टमर हमको प्री में एकदम ऑर्डर देके रखा है। तो बेसिकली हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जब फेस्टिवल का सीजन आएगा तो ज्यादा रख लेंगे, लेकिन एक दिक्कत ये है कि सर अगर हम ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर लेंगे तो हमारा पैसा बेवजह का उसमें फंसा हुआ है। उससे अच्छा कि उसको कहीं इन्वेस्ट करके उससे और पैसे कमाएं। और अगर एकदम कम स्टॉक रखेंगे तो फिर पता चला कस्टमर आया और उसको दे नहीं पाए तो वो और बड़ा नुकसान है। तो ज्यादा स्टॉक रखने में भी दिक्कत दिखाई दे रही है, कम स्टॉक रखने में भी दिक्कत दिखाई दे रही है। आखिर स्टॉक मेंटेन कितना किया जाए? यस और नो? अगर आपको सामने से ऑर्डर प्लेस करना है, आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, तो आखिर हम कितना ऑर्डर प्लेस करें? एक साथ पूरा बंडल मंगा लें या थोड़ा थोड़ा करके मंगाएं? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन मेकिंग। इस डिसीजन मेकिंग को हम लोग क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिर इसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बताइए अपना पैसा इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है या फिर पराया पैसा, मतलब डेट का पैसा या इक्विटी का पैसा, कौन सा पैसा ज्यादा अच्छा है? इक्विटी वाला ज्यादा अच्छा है? उधार लेना गंदी बात है? अगेन डिपेंड करता है, तुम लोग डिप्लोमेटिक जो। डेट का पैसा अच्छा है और अपना पैसा अगर नहीं लगाए तो अपना डूब, मतलब डेट पे इंटरेस्ट देना है और इक्विटी वाले को, ठीक है, इनका कहना है कि डेट पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको तो एक फिक्स पैसा दे करके हमने साइड हटा दिया, और इक्विटी में जो है हमको किसी से हिस्सेदारी बांटनी पड़ेगी। ठीक है, इन जनरल जो हम लोगों की मेंटालिटी होती है कि अपना पैसा इस्तेमाल करो, उधार पे पैसा कभी नहीं लेना, दो रूखी सुखी खा लेना लेकिन उधार उधार मत लेना, यही होता है। बट हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे कि उधार लेना भी जरूरी होता है, आप कैसे डेट ले सकते हैं और डेट लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से इंटरेस्ट का खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट का खर्च कब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपए कमाते हैं, राइट? अब 100 रुपए कमा रहे हैं हम, हमारे पास में दो ऑप्शन है। 100 रुपए कमाने के लिए हमने अपने 1000 रुपए लगाए थे। हमारे पास में दो ऑप्शन है कि हम किसी से उधार ले लें या किसी को हिस्सेदार बना लें। अगर हम 1000 रुपए का उधार लेते हैं तो हमें उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके 1000 के ऊपर 5% बनता है 50 रुपया। ठीक है, हम कमाएंगे 200 रुपए। ध्यान सुनना, हम 100 रुपए ऑलरेडी अपने 1000 से कमाते हैं, 1000 और लगाएंगे तो 100 और कमाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल? 200। अब अगर हमने उधार लिया और हम मान के चलते हैं कि हमको 5% का इंटरेस्ट देना है, तो हमने फिर 150 कमा लिया, क्योंकि 50 रुपए उसको इंटरेस्ट के दिए, बाकी बचा 150 रुपया पूरा मेरा। लेकिन अगर हमने उस 1000 रुपए वाले को भी हिस्सेदार बना लिया, इक्विटी दे दिया, तो वो भी हमसे उतना ही पैसा लेगा जितना मेरा बन रहा था। मतलब 100 रुपया मेरा, 100 रुपया उसका। लेकिन वाइस वर्सा अगर ऐसे सोचें कि हमको उधार 12% पे मिल रहा था, अगर हमको उधार 12% पे मिल रहा था तो साहब देना ज्यादा पड़ जाएगा आपको। 100 रुपए कमा रहे थे, 120 देना पड़ जाएगा। तो अलग अलग बातें हो सकती हैं। हम लोगों ने सुना कि रिलायंस ने अपने आप को इधर बीच डेट फ्री किया, काफी हद तक उसने अपने उधार को चुकाया, जिस वजह से अब समझो उधार चुकाने से क्या हुआ। आपके मन में कभी आ सकता है कि सर हमने तो सुना रिलायंस ने अपना उधार चुकाया और मार्केट में उसकी बड़ी वाहवाही हुई। तो बेसिकली समझो, उधार चुकाने से उसने अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनाई। उसने ये देखा होगा कि उधार चुकाने से हमारे मार्केट में कितनी रेपुटेशन बनेगी, हमारे मार्केट का शेयर वैल्यू कितना बढ़ेगा, और उसको उसमें फायदा नजर आया होगा, तभी उसने उस उधार को चुकाया, अदरवाइज वो भी नहीं चुकाता। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि आज कोई भी उधार नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से लोन्स उसने पे बैक किए इस पीरियड के दौरान, और उससे उसी वजह से शायद उसके शेयर होल्डर्स को अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरी कंपनी में कोई उधार नहीं है, मेरी कंपनी में उतना रिस्क नहीं है,
तो उसकी वैल्यू बढ़ी। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग बहुत सी चीजों के बारे में सीखेंगे, बट इट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग डिसीजन विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आखिरी आखिरी पॉइंट पर आते हैं, आखिरी पॉइंट पर आते हैं विच इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, अब ये डिविडेंड डिसीजन में हम लोग सीखते हैं कि क्या है। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी कंपनी लॉ के बड़े जानकार हैं, तो ये बताइए कि डिविडेंड देना कंपलसरी है या नहीं है? नहीं, मतलब किसी को डिविडेंड नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा? अच्छा, जिसको मालूम है वो तो कह रहा है यस कॉन्फिडेंटली, और जिसको नहीं मालूम है वो ऐसे ही बस डाउट में, अच्छा बाकी लोग यस कह रहे हैं चलो हम भी कहते हैं, गो विद द स्ट्रीम। तो डिविडेंड देना आप लोग बताइए कंपलसरी है या नहीं है? कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, इसका मतलब हम चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि हमको डिविडेंड देना है नहीं देना है, या देना भी है डिविडेंड तो कितना देना है? पूरा पैसा निकाल के देते हैं जो साल का प्रॉफिट हुआ? नहीं। या अच्छा, डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं तो हो सकता है शेयर होल्डर को अच्छा लगे, डिविडेंड अगर नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ उससे ज्यादा हो जाए। तो अगेन दिस विल बी अ पार्ट ऑफ विच डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन। तो वी हैव टू टेक थ्री मेजर डिसीजंस। यहां पे लिख देते हैं वेदर dividend should be given and up to what extent। आप लोग जब इसको नोट कर लेंगे हमको बताना डन। Come on everybody in the live section please say। Okay, sure। Next, now we are going to start exactly with the point time value of money। कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, यही थोड़ा बहुत बेसिक हमको बताना था। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी अपना एक चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल अपना चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग अपना चैप्टर है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया कि हम लोग हर एक एस्पेक्ट के बारे में सीख सकें। चलो आगे देखो, अब हम लोग ये सीखेंगे कि पैसे की क्या वैल्यू होती है, या फिर पैसे के टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि आज हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं टाइम लाइन। ठीक है, ये मत समझना हमने नंबर लाइन बनाया, दिस इज टाइम लाइन। ये 0 का मतलब होता है आज का समय, और ये 1 का मतलब होता है एक साल के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर का एंड। जहां 1 लिखा है इसका मतलब एक साल खत्म हो गया, जहां 2 लिखेंगे इसका मतलब 2 साल खत्म हो गए। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आज हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और एक साल के बाद हम आपको पूरे 102 रुपए चुका रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। 120 होता तो सोचते थोड़ा सा और। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? मतलब इस प्रपोजल में आप लोग इन्वेस्टमेंट, आई एम गिविंग यू प्रपोजल, आई एम गिविंग यू प्रपोजल कि इन्वेस्ट ₹100 और lend me ₹100 and after 1 year I'll give you ₹102। तो why you are not ready to invest? Exactly। क्या आप लोग इसमें पैसा लगाना चाहेंगे? नहीं। क्यों नहीं लगाना चाहेंगे? क्योंकि सर इससे ज्यादा तो बैंक में मिल जाएगा, इससे अच्छा एफडी रख देंगे, 7.5% मिल जाएगा। ठीक है, पता नहीं कौन से बैंक में अप्लाई। हाँ ठीक है, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं आजकल दे देते हैं, तो फिर आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट इससे ज्यादा ही मिल जाएगा। ठीक है, यस और नो? तो
क्या 102 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं तो नुकसान होगा? 102 रुपए अगर हम आपको दे दें तो आपका नुकसान हो जाएगा? कम ऑन, से यस और नो। अगर 102 रुपए दे दें तो नुकसान होगा? अच्छा, अब देखो तुम लोग पलटते बहुत जल्दी हो। मतलब पहले पूछा तो उसके अंदर में 80% नो, फिर उसके बाद घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो जी हाँ, नुकसान होगा, नुकसान होगा। वाई? बिकॉज देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या इसको कहते हैं हम लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो हम कमा सकते हैं लेकिन नहीं कमा रहे। हम कमा सकते हैं 7%, हम बैंक में जमा करके 7% कमा सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से हम सिर्फ 2% कमा रहे हैं। तो 5 रुपया कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा रहे, तो फिर हम उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से हम पैसे लूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पैसे की अपनी वैल्यू है या नहीं है? अपने पैसे की वैल्यू है, टाइम के हिसाब से पैसे की वैल्यू है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल, अब इसको सुनना। इफ आई ऑफर यू कि आप हमसे 1 लाख रुपए आज ले लो या 1 लाख रुपए 1 साल के बाद ले लो, तो आप कब लेना पसंद करेंगे? ऑप्शन 1, आज, टुडे, सर आज दीजिए अभी के अभी, या फिर ऑप्शन 2, 1 ईयर लेटर। ऑप्शन 1, हमको पैसे आज के आज चाहिए। अच्छा, क्यों आज के आज क्यों चाहिए? नहीं, हम वापस नहीं कर रहे हैं इस बार, तो हम बस दे रहे हैं तुमको। वापस नहीं कर रहे हैं इस बार, तो दे रहे हैं पैसा। तो पैसा हमको आज चाहिए या फिर 1 साल बाद? ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि सर हमको आज दीजिए, अभी दीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अच्छा इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस कहते हैं कि अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन रुपी रिसीव टुमारो। मतलब जो आज का 1 रुपया है, जो आज का 1 रुपया है वो ज्यादा कीमती है एज कंपेयर टू जो 1 रुपया होगा 1 साल के बाद। वंस अगेन, आज का 1 रुपया ज्यादा कीमती है एज कंपेयर टू 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर 1 डे ऑल्सो। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसा आपने कहा कि सर अगर आज के आज पैसा मिल जाएगा तो इसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे, इसको हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे, और हो सकता है 1 साल के बाद मेरे पास 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे हो जाए। आई एम आस्किंग यू कि सर ये आज का पैसा ज्यादा कीमती, ज्यादा अच्छा, या 1 साल बाद का पैसा ज्यादा अच्छा? तो हम लोग कह रहे हैं आज का पैसा ज्यादा अच्छा। ऐसा क्यों? इसके रीजन है। रीजन नंबर 1, मनी कुड बी इन्वेस्टेड। मनी कुड बी इन्वेस्टेड मतलब जो आज का हमको पैसा मिल रहा है हम उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के आज मिला, हमने उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो हमको 1 साल के बाद 1 लाख रुपए से तो ज्यादा ही मिल जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये बताओ आप कब ज्यादा सामान, जैसे हम लोग पहले के जमाने में सुनते थे कि पिताजी कह रहे हैं पहले हम लोग 10 रुपए में ये कर लेते थे, 1 रुपए में मूवी दिखाते थे, तो 5 रुपए में इतना हो जाता था, आज तुम लोगों को 500 भी दे दो तो भी कम लगता है। तो ऐसा कुछ सुना होगा, क्योंकि पहले का पैसा ज्यादा कीमती था, आज का पैसा कम कीमती है। इसके पीछे क्या कारण है? वो ऐसा कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक स्पेसिफिक पॉइंट, इन्फ्लेशन, महंगाई। अब उनको हम लोग कैसे समझाएं कि पहले महंगाई कम थी, महंगाई की वजह से पहले 10 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, आज इस 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो महंगाई में क्या होता है, चीजें ज्यादा महंगी हो जाती हैं, तो हमारे पैसे की वैल्यू जो पहले से, फॉर एग्जाम्पल हम 10 रुपए में 10 चॉकलेट खरीद सकते थे, आज हम 10 रुपए में सिर्फ 1 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज हैज डिक्रीज्ड।
तो इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमें आज के आज पैसा चाहिए 1 लाख, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। इन्फ्लेशन, value of money in future will decrease. Value of money in future will decrease. फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, नंबर 3, थर्ड, इसका एक बहुत बड़ा कारण है अनसर्टेनिटी। सर आपने आज कहा ठीक है, 1 साल बाद क्या पता आप दे न दे, है कि नहीं। आज मिल रहा है, ठीके लेके रख लो। आज आप हमको कुछ 1000-2000 कम भी देंगे, आई एक्सेप्ट, बट आफ्टर 1 ईयर देयर इज अनसर्टेनिटी कि हो सकता है हमको पैसा मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है आपका मन बदल जाए कि नहीं अब नहीं देना है। तो देयर इज अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर कि हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से भी आज का पैसा ज्यादा कीमती है एज कंपेयर टू द मनी रिसीव्ड लेटर ऑन, ठीक है। तो ये इसके 3 मेजर रीजंस होते हैं व्हाई वी से अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी रिसीव्ड टुमारो, ठीक है, कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है एंड देयर इज अनसर्टेनिटी कि हमको फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एवरीबडी प्लीज कंफर्म इफ दिस इज क्लियर। नोट इट डाउन, नोट करो। शुरुआत से दिखाना पड़ेगा। जो आप लोग नोट कर लेंगे तो बताना। आप लोग अपनी कॉपी में ना नोटिंग बहुत प्रॉपरली करना, मतलब उसमें लिखना कि दिस इज बेसिक्स फर्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेसिक सेकंड क्लास, कैपिटल बजटिंग फर्स्ट क्लास। तो बाद में जब कभी आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चल लिख रहे हैं, ओके। हो गया आप लोग अभी? अच्छा, अब हम एक और लाइन बोलने वाले हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, सुनना ध्यान से, लिख लेना सबने। इसे हम लोग कहते हैं अ बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? अ बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, जिसमें जिसकी पूरी लाइन है, इसमें कहा जाता है कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अंग्रेजी में कमजोर बच्चा ऐसे ही परेशान है सर ये कहां से शेक्सपियर लेकर के आ गए। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, इससे अच्छा तो हम लोग पोएट्री समझ लेते। अब इसको समझो, क्योंकि ये अपने कोर्स का पार्ट है। आई एम नॉट टीचिंग यू जस्ट कि नहीं ठीक है चलो अच्छा कुछ और तूफानी पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने कोर्स का पार्ट है। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। हम अगर आपको कह दें कि जैसे मान लो आपको, जस्ट इमेजिन, ठीक है, इसमें लॉजिक मत पूछना आपसे, मान लो आपको चिड़िया पकड़नी है और हमने कहा कि ये लो एक चिड़िया, तो दैट इज अ बर्ड इन हैंड।
और हमने कहा कि देखो उस झाड़ी में दो चिड़िया है, उसको जाके पकड़ लो, तो दैट इज इन द बुश। तो वो झाड़ी वाली दो हो सकता है आपको मिले ना मिले, समझ रहे हो तुम लोग? झाड़ी में जो दो चिड़िया है वो हो सकता है आपको मिले ना मिले, बट जो हाथ में मिल रहा है उसको तो अभी कभी ले लो, यस और नो? तो दैट इज कॉल्ड एज अ बर्ड, मतलब जो आज मिल रहा है उसको ले लो, क्या पता कल मिले ना मिले, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, अ बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। अब पूरा सेंटेंस था इसका, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। लिखवा देंगे, घबराइए मत, आपकी मेमोरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लिखो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज a bird in hand argument, a bird in hand argument। पूरा लाइन इसका डैश देके लिख सकते हैं, a bird in hand is better than two in the bush। A bird in hand is better than two in the bush। Money received today, इसकी मीनिंग क्या? Money received today is more valuable than money received tomorrow। डन। हो गया? चलो अब हम लोगों को कैलकुलेशंस पार्ट स्टार्ट करना ही होगा, ठीक है? आज फिर से कह रहे हैं, आज आप लोग के पास में कैलसी नहीं है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर से कैलसी रखना अपने पास, ठीक है? कैलकुलेटर जरूर से होना चाहिए आपके पास। अब समझिए, हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। हम लोगों ने आज तक एक कॉन्सेप्ट सीखा था, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसको हम लोग कहते थे अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें हम लोग कहते थे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ऐसा कुछ एक फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। अब हो सकता है आपके मन में आए कि सर हम लोगों ने तो सिंपल इंटरेस्ट भी सीखा था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जैसा कुछ रियल वर्ल्ड में ऑपरेट नहीं करता है, सिंपल इंटरेस्ट जैसा कुछ रियल वर्ल्ड में ऑपरेट नहीं करता है, हर जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है, ठीक है? तो ऐसा हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इररिलेवेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है सब जगह पर। अब ये जो अमाउंट होता था ये हमें कब मिलता था? जैसे हमने अगर आज पैसा लगाया है और हमको 3 साल के बाद मिलने वाला है, अब देख सकते हैं तीसरे साल का अंत ही, हमने आज लगाए हैं 200 रुपए और हमको 3 साल के बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो बताइए इसमें किस पैसे को हम लोग अमाउंट कहेंगे और किस पैसे को प्रिंसिपल? ये जो आज पैसे लगा रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते थे? प्रिंसिपल। और ये जो पैसे हमको मिलते थे कुछ समय बाद इसको हम लोग क्या कहते थे? अमाउंट। तो अब हम इस अमाउंट को किस नाम से बुलाएं, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू? इस अमाउंट को किस नाम से बुलाएंगे? फ्यूचर वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड एज नाउ फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू,
पी प्रिंसिपल जो आज हम लोग लगा रहे थे, इसकी जगह नाम हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस, अब देखो ये जो R बाय 100 होता था, इसकी जगह ये रेट हम लोग कहते थे, ये क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइनेंस में हम लोग ज्यादातर वर्ड इसमें आई इस्तेमाल करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आर आई एम यूजिंग द वर्ड आई, लेकिन आर और आई सेम चीज हुई, ठीक है। 1 प्लस आई टू दी पावर एन, सर ये अपॉन 100 कहां गया। अब जैसे मान लो अगर हम कहें कि 9% होता था, तो 9% का मतलब होता था 9 बाय 100, है ना, इसीलिए यहां पे R बाय 100 लिखा रहता था। हम लोग क्या करेंगे, अगर 9% लिखा होगा तो उसको 9 बाय 100 लिखने की जगह 0.09 लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे, 0.09। तो वी कैन सी कि ये और कुछ नहीं है, ये अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, जिसको हमने अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया, और 1 प्लस आर बाय 100 की जगह क्या हो गया, 1 प्लस आई टू द पावर एन। इट इज 1 प्लस आई टू द पावर एन। एन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, टाइम पीरियड। एन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, टाइम पीरियड, ठीक है। अभी ऑब्वियसली समझ में नहीं आया है पूरा फॉर्मूला, लेकिन बस एक बार फॉर्मूला ये समझ में आया कि ठीक है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, या फिर ये कौन सा फॉर्मूला है। ये वही फॉर्मूला जो हम लोग ने पहले पढ़ा होगा कि अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो चलिए कुछ सिंपल सिंपल सवालों से शुरू करते हैं। कुछ सिंपल सिंपल एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा फिर से देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। जैसे अगर हम कहें कि 200 रुपए को हम 9% के हिसाब से 3 साल के लिए लगा रहे हैं, तो इस 200 रुपए की फ्यूचर वैल्यू, इस 200 रुपए की फ्यूचर वैल्यू, हमसे पहले ऐसे पूछा जाता था, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 200, मतलब 200 रुपए का अमाउंट निकालो जो कि आपको 3 साल के बाद मिलेगा। अब बस इस अमाउंट की जगह हमसे शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, क्या चीज, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 200 आफ्टर 3 years at the rate 9%. Let me write an example. Find the future value of rupees 200 invested for how many years, 3 years at 9% per annum. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी 200 इंटू 1.1 प्लस 9% क्या हो जाएगा, 0.09, तो 9 की जगह 0.09 टू दी पावर कितने साल के लिए, 3 years के लिए। तो दिस विल बी कॉल्ड एज योर फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि 200 रुपए आज लगाए इंटू दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, 200 इंटू 1.09 टू दी पावर कितना, 3, और 1.09 टू दी पावर 3 हम लोग निकाल लेंगे कि कितना होगा, राइट। ये यहां तक फॉर्मूला लिखना आप लोगों को आया, क्योंकि इसको सॉल्व करना तो अभी आपको सिखाएंगे। यहां तक लिखना आया आप लोगों को, एवरीबडी, सौम्या यू आस्क मी टू रिपीट इट वंस अगेन। अब कुछ क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला कहां से लिखा गया। कम ऑन बी फास्ट, ये फॉर्मूला लिखना आया। चलो अब देखो, हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये 1.09 टू द पावर 3 कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग इसके नीचे 2-3 लाइन की एक स्पेस छोड़ दीजिए, इसके नीचे 2-3 लाइन की एक स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर यहां पर लिखिए कैलसी, मतलब कैलकुलेटर ट्रिक्स, ठीक है।
रेडी एवरीवन? आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं. नाउ थोड़ा इसको हटा कर देते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी फोकस. हाँ, से फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है 1.08 टू दी पावर 5. 1.08 टू दी पावर 5. तो देखो, इसको करने का एक तरीका तो ये होता है कि हमने 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इस तरीके से करके कितनी बार कर दिया? 5 बार कर दिया. हो जाएगा अपना. यस और नो? कितना आ जाएगा? 1.4693. दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं. 1.08 एक बार हो गया, इनटू इज इक्वल टू, क्या किया? इनटू इज इक्वल टू, इससे ये हो गया स्क्वायर. क्या हो गया? ये स्क्वायर. फिर प्रेस किया हमने, 2 बार इज इक्वल टू प्रेस हो गया. एक बार को फिर से दिखा रहे हैं. 1.08 इंटू इज इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर. फिर इज इक्वल टू, ये हो गया इसका पावर 3, 4 नहीं 3. फिर इज इक्वल टू, ये हो गया पावर 4. फिर इज इक्वल टू, ये हो गया पावर 5. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. इसको एक बार लिख के दिखा रहे हैं आपको. देखिए, हमने किया 1.08, फिर लिखा हमने क्या? इनटू इज इक्वल टू, ये हो गया क्या? पावर 1, सॉरी पावर 2. फिर ये हो गया इज इक्वल टू पावर 3. फिर इज इक्वल टू पावर 4. फिर इज इक्वल टू पावर 5. आप लोग के पास अगर कैलसी है, इसको करके देख सकते हैं. वन 1.08 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5. 1.4693. तो आंसर इज कमिंग क्या? दिस इज 1.4693. हम लोग एफएम में 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं. कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग अपनी काउंटिंग को लेते हैं. तो अगर इसका आंसर लिखना होगा तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे इसको. ये आप लोगों को समझ में आया? एवरीबडी क्लियर? चलो, और भी कुछ ट्राई करते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल 1.12 टू दी पावर से फॉर एग्जांपल 7. तो कैसे करके निकाल लेंगे? इट विल बी, देखिए ध्यान से, 1.12 इंटू इज इक्वल टू कितना हो गया? पावर कितना हो गया अब? ये 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7. तो दिस इज कमिंग टू 2.2106. अच्छा, ये 068 है तो वी कैन राइट इट एज 2.2107. मतलब लिखना 4 ही डेसिमल तक है. 2.2107 कैसे करके किया इसमें हमने? सबसे पहले किया 1.12, एक बार तो हो गया. फिर इनटू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया. फिर इज इक्वल टू क्यूब हो गया. पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7. ये चीज आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे नहीं कर पाएंगे. अब उसमें कोई एप्लीकेशन डाल के कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वो हम सजेस्ट नहीं करेंगे. कैलसी इस्तेमाल करिएगा आप लोग. क्लियर अबाउट दिस? लिख लिया सबने? श्योर, ओके, नो डाउट्स? तो बताइए ये कितना था अपना? 200 इंटू 1.09 टू द पावर 3. तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा. इट विल बी 200, सॉरी पहले 1.09 टू द पावर 3 कर ले. 1.09 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्यूब हो गया. तो कितना आ रहा है? 1.2950. तो दिस इज 200 इंटू 1.2950 इंटू 200 कर लीजिए, जो कैलसी पे फिगर है उसी में.
259। इसका मतलब आज अगर आप 200 रुपए लगाएंगे तो 9% के हिसाब से 3 साल बाद कितना मिल जाएगा? 259। ये फॉर्मूला वही सिंपल वाला फॉर्मूला है जो कि हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r। बस इसकी जगह क्या हो गया है? 1+i, और अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू। इज दिस क्लियर? डन? चलो अब देखो आगे। अब हम लोग ये फ्यूचर वैल्यू निकालना कुछ समय तक सीखेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ आई से, हम लोग एग्जांपल्स और लिखते जाते हैं, ऊपर एग्जांपल नंबर 1 था तो टेक दिस एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 invested for 6 years at 12.5% per annum। 12.5% per annum। तो आइए ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखना सीखेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+i लिखते थे हम लोग। एक बार ध्यान दीजिए, 1+i लिखते थे। अब ये चीज हम लोग को मन में करना सीखना होगा। जैसे अगर 8% है तो 1+8% का मतलब 0.08। तो अगर 8% था तो हम लोग कितना लिख रहे थे? 1.08। 9% होगा तो 1.09। 10% होगा तो 1.10, और 12% होगा 1.12। 12.5% है तो 1.125। वापस से सुनिए, हम लोग लिखते थे 1+i⁴n। आई का मतलब क्या होता था कि जो भी रेट है उसको डिवाइड बाय 100 करके जो आ रहा है। जैसे 8 डिवाइड बाय 100 0.08, 10 डिवाइड बाय 100 0.1, 11 डिवाइड बाय 100 0.11। तो 1+i⁴n। तो वी कैन से कि अगर 12.5% है तो इट विल बी 1+12.5 बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 1+0.125, मतलब कितना? 1.125। तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख रहे हैं 1.125 टू दी पावर कितने साल के लिए? 6 इयर्स के लिए। अच्छा, आज कितना लगा रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू दिया है कि फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, आज इतना लगा रहे हैं, हमको फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू। तो इट विल बी 20,000 इंटू 1.125 टू दी पावर 6। चलो सॉल्व करो इसको। जीरो टू 2.02728। अच्छा, आप लोग भी ट्राई करिए। आइए देखते हैं। 1.125 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया, इज इक्वल टू 4 हो गया, इज इक्वल टू 5, और फिर इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो दिस विल बी 20,000 इंटू कितना आ रहा है ये? 2.0272। 728 है तो फिर इसको 73 कर देते हैं। तो इट विल बी 2.0273 इंटू कर लीजिए 20,000। 40,545। 40,545.73।
बोलो ये समझ में आया क्या? ये हिस्सा आपको लिखने आया, ये वाला हिस्सा, क्योंकि आगे जाकर के देखो हम लोग वैसे नहीं लिखने वाले कि 12.5% तो 1 प्लस 12.5 अपॉन 100, वो लंबा होता है। हम लोग डायरेक्टली ये लिखेंगे 1.125, 15% है 1.15, 20% है 1.2, सीधे लिखा है, बात खत्म। ठीक है, ये आगे आप लोगों को लिखने। एवरीबडी प्लीज कंफर्म। कम ऑन फास्ट। चलो आगे बढ़े। अब देखो, इसमें हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, एक सबसे बहुत हम कह सकते हैं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या? द टाइम पीरियड एंड rate of interest, the time period and rate of interest should always be according to period of compounding, according to period of compounding। ध्यान सुनिएगा, जिस हिसाब से अपने कंपाउंडिंग करेंगे उसी हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड लिखेंगे। जिस हिसाब से हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे उसी हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के हिसाब से समझते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द अमाउंट। अच्छा, हम वर्ड अमाउंट भी इस्तेमाल कर लें, इसका मतलब तो वही हुआ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड फॉर 2 years at point number 1, 18% per annum कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो हर एक साल पे चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, हमको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि आपने लगाए 100 रुपए और आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 110। अब अगले साल, मतलब अगर पहले साल आपको 10 रुपए मिला था तो अगले साल इसका 10% 11 रुपए मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पीछे के जो 100 रुपए थे उस पर भी इंटरेस्ट मिला और जो इस बार के 10 रुपए थे इस पे भी 10% के हिसाब से 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अगर इसी चीज को हम हर 6 महीने के हिसाब से कर देते, इसी चीज को अगर हम हर 6 महीने के हिसाब से कर देते, तो आज अगर हम 100 रुपए लगाए हैं तो 6 महीने के बाद 10% के हिसाब से एक साल का होता है 10 रुपया, लेकिन 6 महीने का कितना होता है? इट इज ओनली 5 रुपीज। 6 महीने बाद कितना होता है? 5 रुपीज। यस और नो? 100 रुपए का 10% के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए, मतलब 6/12 ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाता है 5 रुपीज। तो अब 6 महीने के बाद जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा? 105 रुपए पर। कितने पे मिलेगा? 105 पर।
अब 105 रुपए के ऊपर अगर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 105 इंटू 10% इंटू 6/12, तो अगेन दिस विल कम टू 5.25। कितना आएगा? 5.25। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक साल के बाद ये जो पैसा बन रहा था वो बन रहा था 110 रुपए। अगर हम इस सिचुएशन को एक बार इग्नोर कर दें तो अगर हम एक साल का डायरेक्टली देख रहे थे तो एक साल बाद कितना हो रहा था? 110 रुपया। लेकिन अगर 6-6 महीने की कंपाउंडिंग कर रहे थे तो 6 महीने बाद बना 5 रुपया, फिर अगले 6 महीने में इस 5 रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला, तो टोटल इंटरेस्ट देखो कितना बन गया? 5 रुपए 25 पैसे यहां पे, 5 रुपए यहां पे, मतलब टोटल कितना? 10 रुपए 25 पैसे, 10 रुपीज 25 पैसे। तो टोटल कितना हो जाएगा अब अमाउंट एक साल के बाद? 110 रुपए 25 पैसे। बताओ पीछे वाले से ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है। ऐसा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने कंपाउंडिंग का पीरियड चेंज किया। क्या चीज चेंज किया? कंपाउंडिंग का पीरियड चेंज किया। पहले हम एक एक साल पर देख रहे थे, अब हमने 6-6 महीने पर चेंज किया। बात समझ में? पहले एक साल पर चेंज कर रहे थे, अब हमने 6-6 महीने पे चेंज किया। अगर इसको एक एक महीने पे चेंज कर दें तो हर महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, फिर अगले महीने हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। यहां पे हमने क्या किया? पहले 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ा 105, फिर अगले 6 महीने हमने 105 के ऊपर इंटरेस्ट दिया, जबकि पिछले वाले सवाल में पूरे साल 100 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट मिला। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो हम आपको यही पॉइंट अपने एग्जाम्पल से समझाने वाले हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करना सिखाने वाले हैं। एक बार आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए, आप लोग कंफर्म करिए, क्लियर हुआ? चलो, सो व्हाट वी कैन से कि मान लो हमारा अमाउंट है 100 रुपए का, इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल के लिए, और ये 18% पर एनम क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। या फिर मान लो पॉइंट नंबर 2, ये 18% पर एनम है, लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। क्या है इसमें? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। या फिर हमने कहा पॉइंट नंबर 3, 18% पर एनम है, लेकिन ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? हर 3 महीने पे। या फिर हमने कहा कि 18% पर एनम है और ये कंपाउंडेड मंथली है। दिस इज कंपाउंडेड मंथली। तो 4 सिचुएशन है जो कि हमने आपको बताया। एक कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड मंथली। हमको बताना है हर एक केस में कि अमाउंट क्या होगा या फिर फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। आइए देखिए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जिस हिसाब से आपका कंपाउंडिंग होगा उसी हिसाब से टाइम पीरियड और उसी हिसाब से इंटरेस्ट होगा। जिस हिसाब से आपका क्या होगा? कंपाउंडिंग होगा, उसी हिसाब से टाइम पीरियड और उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहां पे क्या है बताओ? पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 में क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे चाहिए? एनुअल। और हमको टाइम पीरियड भी कैसे चाहिए? एनुअल। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? वही 18%, है ना? और अगर हमको टाइम पीरियड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वही 2 इयर्स। तो हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी, कितना लगा रहे थे हम आज? 100 रुपए। 100 इंटू 1.18 टू दी पावर 2। ये जो अभी तक हम लोगों ने सीखा 18% है, तो 100 इंटू 1.18 टू दी पावर 2। यस और नो? लेकिन अगर हम कहें कि दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ध्यान से देखना, अगर हम कहें कि दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम की जगह इसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ ईयर में, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा ये, 9% पर हाफ ईयर। ठीक है। अच्छा, 2 साल के अंदर में हाफ ईयर्स कितने होते हैं, 4। 2 साल में हाफ ईयर कितने होते हैं, 4। 2 × 2 4 हाफ ईयर्स, राइट। एक साल में 2 हाफ ईयर, तो फिर 2 साल में 4 हाफ ईयर, तो इट विल बी 2 × 2 4 हाफ ईयर्स, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू, अब 9% लेना है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1.09 टू दी पावर 4। जिस हिसाब से कंपाउंडिंग थी उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी हिसाब से टाइम पीरियड। अभी इसको सॉल्व करने में हम लोग परेशान नहीं हो, केवल लिखना सीख रहे हैं। बोलो ये क्लियर। नंबर 3, अगर हम कहें कि इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो बताइए एक साल में कितने क्वार्टर्स, एक साल में कितने क्वार्टर्स, हाँ, और एक क्वार्टर में कितने महीने। ठीक, तो इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बताइए 2 साल में कितने क्वार्टर्स हो गए, n इज इक्वल टू, पहले आई कर लेना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताइए 18% है अगर पर एनम, इसको क्वार्टरली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करके, तो इट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 4% पर क्वार्टर, नॉट पर एनम, दिस इज पर क्वार्टर, तो इट विल बिकम 4.5% पर क्वार्टर। अच्छा, टाइम पीरियड क्या, 2 इयर्स। अब 2 इयर्स की जगह क्या कर देंगे, 2 × 4 क्वार्टर्स, मतलब 8 क्वार्टर्स, 8 क्वार्टर। तो बताइए इस बार फ्यूचर वैल्यू क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 1.4.5 है तो 1.045 टू दी पावर कितना, 8। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या, आप लोग भी कंफर्म करिए प्लीज, यहां तक बात समझ में आई क्या। हो गया। अच्छा, नोट करने का टाइम देंगे। और अगर हम कहीं कंपाउंडेड मंथली है, चलिए इस बार आप लोग बताइए, कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड मंथली है, हम नोट करने का टाइम देंगे आप लोग। तो इंटरेस्ट 18% पर एनम की जगह बताओ कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 12, यस 18 डिवाइडेड बाय 12% पर मंथ, दिस विल कम टू 1.5% पर मंथ। अच्छा, अब टाइम पीरियड बताओ कितना लेंगे, 2 इयर्स की जगह क्या लेंगे, 24 मंथ्स। अब इसको कैसे करके लिखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या चीज, प्रेजेंट वैल्यू 100 इंटू 1.015 टू दी पावर 24। क्लियर। चलिए इसको नोट करना शुरू करिए। क्वेश्चन नोट किया है, अगर क्वेश्चन किसी का छूटा होगा तो बता देना।
डन एवरीबडी? अच्छा, आप लोग उसको सॉल्व तो करेंगे नहीं क्योंकि कैल्सी आज लाए नहीं है, ज़्यादातर लोग कैल्सी नहीं लाए। तो हम ये वाला सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आप एटलीस्ट घर पे इसको एक बार क्रॉस चेक कर पाएँ कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड फिर कुछ होमवर्क ले लेना इसी से जुड़ा हुआ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। हो गया? किसी का छूटा नहीं है ना? किसी का छूटा होगा तो बता देना। अब आओ देखो एक एक करके एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1.18 टू द पावर 2 इंटू 100 था, तो इसको कैसे करके करेंगे? 1.18 इंटू इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.3924 इंटू 100 करना है, तो इट विल बी 139.24। पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का 1.09 टू द पावर 4, तो इट विल बी क्या? 1.09 एक बार हो गया इंटू इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 100 कर देंगे तो इट विल बिकम 141.15। 141.15। पिछले बार से 2 रुपए ज्यादा मिला लगभग इंटरेस्ट। अच्छा, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या था? 1.045 टू द पावर 8, तो इट विल बी 1.045 एक बार तो हो गया, फिर इनटू इज इक्वल टू कितनी बार हो गया? 2 3 4 5 6 7 8, 1.4221 मतलब 142.21। दिस इज 142.21। और लास्ट वाला 1.015 टू द पावर 24, तो 1.015 कितना हो गया? पावर 1 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 142.95। छोटे बच्चों के सामने ये सब मत करिएगा, तो लोग कहेंगे इतने बड़े हो गए हैं अभी भी गिनती की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। हो गया? छापना ही तो था, तुम लोग का हो ही जाएगा। बताइए। चलो, हो गया सबका? ओके। अब नेक्स्ट, ये अभी हम लोगों ने क्या सीखा? फ्यूचर वैल्यू। अब हम लोग क्या सीखने वाले? प्रेजेंट वैल्यू। देखो, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू से ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं। फ्यूचर वैल्यू से ज्यादा हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं तो आप उससे ये बहुत रेयरली पूछेंगे कि आज मेरे पास इतना पैसा है, बताओ ये फ्यूचर में 5 साल बाद कितना हो जाएगा। ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन ये होता है कि 5 साल बाद हमको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो आज कितना पैसा लगा दें? यस और नो? हम अपनी फ्यूचर की नीड्स के हिसाब से आज अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अगर यहां से देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका हो सकता है। सोचो क्या कि सर जो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दें। जो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको नीचे ले जाके क्या कर दें? डिवाइड कर दें। आओ एक बार वैसे ही लिख करके देखते हैं। लिखिए, अब आप हेडिंग दीजिए कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू।
देख लिया। अब देखिए, फ्यूचर वैल्यू वॉज इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू दी पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी फ्यूचर वैल्यू इनटू, अब ये नीचे अपॉन में आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे 1 अपॉन 1 प्लस आई टू दी पावर n, 1 प्लस आई टू दी पावर n। अब देखो, एक तरीका अपने पास ये हो सकता है कि सर ये 1 प्लस आई टू दी पावर n तो हमको निकालने आता ही था, इसको हम अपॉन में कर दें, डिवाइड कर दें, बात खत्म। लेकिन हम लोग इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका सीखेंगे, क्योंकि ये शायद हम आपको आज सिखा दें, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी हमें दूसरे तरीके भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम आपको शुरुआत से फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका हमने आपको बताया मल्टीप्लाई करके, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं डिवाइड करके। इस पूरी क्लास को आप लोग अपने कैलकुलेटर के साथ में एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसीलिए हम कैलसी ट्रिक्स आपके कॉपी में लिखवा दे रहे हैं। नाउ लेट अस राइट एन एग्जांपल कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू of rupees 1 lakh received after 4 years at 12% per annum, received after 4 years at, मतलब हमको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो देखो हम लोग इसे लिखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, इस बार दी हुई है कि 1 लाख रुपया कब मिल रहा है, 4 साल के बाद, तो 1 लाख इंटू 1 अपॉन 1.12 टू दी पावर 4, यही चीज है, यस और नो। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एवरीबडी प्लीज फोकस। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का कैलसी ट्रिक हम लोग करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, अब ये एक बार डिवाइड हो गया, फिर इज इक्वल टू 2 बार डिवाइड हो गया, फिर इज इक्वल टू 3 बार डिवाइड हो गया, फिर इज इक्वल टू 4 बार डिवाइड हो गया, कितना आएगा 0.6355, बस इंटू क्या कर देना है 1 लाख। देखो इट विल बी 1 लाख इंटू, हम फिर से करके दिखाएंगे, 1 लाख इंटू 0.6355। कैलसी ट्रिक क्या थी, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने किया 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू किया तो एक बार हुआ, ठीक है, इस बार एक बार कब हो रहा है, जब इज इक्वल टू कर रहे हैं, पिछली बार तो शुरुआती 1.12 से करते थे, फिर इज इक्वल टू किया तो 2 बार हुआ, फिर इज इक्वल टू किया तो 3 बार डिवाइड हुआ, फिर इज इक्वल टू किया तो 4 बार हो गया, तो ये कितना हो गया 0.6355, आपको आंसर मिल जाएगा 0.6355 इंटू 1 लाख कर लीजिए, 63,551, 63,551। वापस से 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू किया एक बार, इज इक्वल टू किया 2 बार, इज इक्वल टू किया 3 बार, इज इक्वल टू किया 4 बार, तो हमको मिल जाएगा अपना आंसर। और क्वेश्चंस के साथ में इसको ट्राई करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूला लिखना आपको आया, और क्वेश्चंस देखते हैं, या हम सीधे बस अब एक बार प्रैक्टिस करें कि अगर हमको 1.12 या फिर ऐसे करके निकालना हो, सिर्फ इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। मान लो हमको निकालना है 1 अपॉन 1.05 टू दी पावर 8, तो इसको कैसे करके निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 0.6768,
समझ रहे बात को? तो ये तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए। ऊपर वाला लिख लिया आप लोग ने? इसके लिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद स्लैश लगा करके लिखिएगा हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड टुडे। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड टुडे, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि आज कितना पैसा लगाना है, मतलब कौन सी चीज पूछी जा रही है? प्रेजेंट वैल्यू। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड टुडे टू रिसीव रुपीज 10 lakh at the end of 5 years. At the end of 5 years at 8% पर एनम। अगर 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आज कितना पैसा लगाएं जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 10 लाख रुपए 5 साल के बाद। रेडी? कैसे करके लिखेंगे इसको? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर n। वही बस अपॉन में ले आए हैं उसी चीज को। तो फ्यूचर वैल्यू कितना था? 10 लाख इंटू 1 अपॉन 1.08 टू द पावर 5। अब ये 1 अपॉन 1.08 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू, एक बार इज इक्वल टू 2 3 4 5, कितना आ रहा है? 0.68058। तो 10 लाख इंटू 0.68058 है, इसके बाद इंटू कर देते हैं 6,80,583। 6,80,583। प्लीज कंफर्म क्या ये आपको क्लियर हुआ? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म क्या ये आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है? बस प्रैक्टिस करना बचा है, क्योंकि आई कैन सी आप लोग उतना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। चलो ऐसा करो, अब ऊपर वाले क्वेश्चन से एक होमवर्क ले लो, नीचे जो है एक उसका एक होमवर्क ले लो। नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने कैलसीज के साथ में रहना, तो हम लोग फिर इसको और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? तो फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज, मेक इट 500 invested for, make it 3 years at the rate this is your homework। हम इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली या मंथली नहीं कर रहे हैं, हम पैसा एक ही बार में लगा रहे हैं। क्यों? आपको, आपकी अगर कंपाउंडिंग
क्वार्टरली हो रही है तो आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। देखो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 142.21 मिल रहा है। मंथली हो रही है तो और ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 142.95 मिल रहा है। हो गया, नोट कर लिया सबने? पक्का? चलो, एक एक सवाल प्रेजेंट वैल्यू का भी लिख लो, एक सवाल प्रेजेंट वैल्यू का भी लिख लो। इसके अंदर में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू या फिर हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड टुडे टू रिसीव रुपीज 2 लाख at the end of 8 years at 12% per annum. This is also your homework. ये भी आप लोग नोट कर लें, तुमको बताना डन. So your class for today will be over. अगर किसी को रिवाइज करना होगा वही आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हो. एप्लीकेशन पर एक नया बैच आपके लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा, ठीक है? आप उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो. सो किसी को कोई डाउट नहीं है? कल से कैलसी जरूर से याद रखना. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है. So thank you so much for joining this session. Do have a very good revision of it and we'll meet in the next class. Thank you. Bye bye.